सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का आंसर पेपर है तो उसमें 2019 सेट नंबर 5 हल कराने वाला हूं। यदि आपने से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला आप देख सकते हो, इस पर बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। और साथ में दूसरा भी देख लीजिए, तो कैसे करेंगे उसको देख लेना। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा 5,0 तथा -12,0 हमें प्यारे बच्चों इसके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो बीच की दूरी सूत्र तो आपको याद ही होगा, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये हमारी बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट। अब x1 का मान कितना, x1 का मान 5 है और x2 का मान -12, तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब प्लस y1 का मान 0, y2 का भी मान 0 है। इसको हल कर दीजिए, तो जब इसे जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 17 का वर्ग। ये 0 लिखेंगे नहीं, फिर ये 2 से ये अंडर कट जाएगा तो हमारा 17 निकल के आ जाएगा मात्रक। पीछे लिखना चाहो तो मात्रक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा है हमारा, अब वो किताब में ही देख लीजिए। देखो दूसरा क्या कह रहा है, पद -8, पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखो जिसमें 8 का भाग लग जाए, जिस संख्या में 8 का भाग लग जाए वही आंसर होगा। 8 का भाग 36 में नहीं लगेगा, 8 का भाग 28 में भी नहीं लगेगा, 8 का भाग 20 में नहीं लगेगा। तो 8 पन्ना 40, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। प्रायिकता कभी शून्य से छोटी नहीं होती है। देखो एक यहाँ पे एक समीका होती है, मैं थोड़ा इसको समझा दूं। देखो यहाँ पे ये होता है, इसको याद कर लीजिए आप भैया। देखो इसका अर्थ ये हुआ, प्रायिकता कभी शून्य से छोटी नहीं होती। प्रायिकता कभी शून्य से छोटी नहीं होती है, शून्य के बराबर होती है, शून्य से छोटी नहीं होती है। अर्थात प्रायिकता कभी माइनस की संख्या नहीं होती, -1, -2, -3। प्रायिकता कभी माइनस नहीं होती। 0 हो सकती है लेकिन कभी माइनस नहीं होगी। अब 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं होगी। यानी प्रायिकता कभी 0 से छोटी नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, 0 होती है और 1 होती है और इन दोनों के बीच में भी होती है। लेकिन 0 से छोटी और 0 से छोटे क्या होता है, माइनस संख्या होती है। और 1 से बड़ा 2 है, 3 है, 4 है, 1.5 है, 1.3 है, ये 1 से बड़ी होती हैं। तो ये कभी नहीं होती हैं। तो प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। तो इसमें कौन सा विकल्प है थोड़ा देख के बता दूं आपको मैं। तो देखो 1/3 ये प्रायिकता है, क्योंकि इसमें ये 1 से छोटा है, ये भी प्रायिकता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो प्यारे बच्चों 1.5 हो जाएगा ये। अरे भैया 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1.5 हो जाएगा और ये संख्या 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी है तो वो प्रायिकता नहीं होती है, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर हमारी प्रायिकता 1 से बड़ी है तो वो प्रायिकता नहीं होती, 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। भैया चौथा नंबर देखिए कैसे करेंगे इसको हम। बताओ चौथा कैसे करेंगे, चौथा देख लीजिए आप। इसमें मान लगा दीजिए, 2 गुणा sin 33 का मान 1/√3 और बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और प्यारे बच्चों इस पे घात 2 तो घात 2 लगा देंगे।
तो 2/√3 और बटा ये 1 - 1/3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 करेंगे तो 2/√3 और बटा इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे 3 - 1/3 हो जाएगा। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 और बटा ये हो जाएगा 2/3। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 बचा है, 3 को लिखेंगे √3 × √3 और बटा √3, तो इससे ये कट जाएगा तो √3। अब ये बताओ √3 टेबल अगर याद है तो √3 किसका किसका मान होता है? तो प्यारे बच्चों ये tan 60 का होता है और cot 30 का मान होता है। इन दोनों के मान होते हैं हमारे √3 होता। अब देखो इन दोनों में कौन सा विकल्प है उसी पे टिक लगा दीजिए आप। तो हमारा ये विकल्प नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो कोण सी होगा, कोण सी होगा। सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी सवाल आ जाए तो 90 अंश का होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक द्विघात से चाहो तो पाइथागोरस लगा सकते हैं आप। एक द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है, के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, जब मूल समान होते हैं तो डी की जगह पे जरूर लगा देते हैं। ठीक है, समझिए इसकी बात को भैया। नंबर 6, 3x² - 6x + k और बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए का मान कितना, ए का मान 3 लेंगे, बी का मान -6 और सी का मान के मूल समान है तो हमें सूत्र लगा देना है b² - 4ac बराबर 0 लगा दीजिए भैया। तो -6 का वर्ग -4 × 3 और गुणा के और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 36 ये हो जाएगा हमारा 12 के और बराबर 0। 12 के को उधर भेज दो तो 36 बराबर 12 के, तो 12 × 12 12 3 36, तो के बराबर हमारा निकलेगा 3 हो गया आंसर। छापिए जल्दी से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा। 7 में क्या करना है, यहाँ पे दो संख्या है 130 तथा 28। अब देखिए यहाँ पर हमें इनका मासा ज्ञात करना, तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे, एक चीज देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो एक 0 काट दो और वो 0 यहाँ लिख दो। ठीक, अब 13 28 में किसका भाग लगेगा, देखो एक 0 इसका, एक 0 इसका, 0 काट दिया। अब 13 और 28 में, 13 28 में किसका भाग लगेगा, किसी का नहीं लगेगा ना, लेकिन एक का लग जाएगा। एक का भाग हर संख्या में लग जाता, तो मासा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 पर टिक लगा लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा 8 है, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या करेंगे, देखो इसके हमें बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रश्न में प्यारे बच्चों बहुलक ज्ञात करना। अब खोपड़िया के ताले खोल लो सब बच्चे, अब प्रश्न में ही हल करेंगे इसको। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 20 है। कितनी है, 20 है। तो ये हो जाएगा हमारा F1 और इससे आगे वाला हो जाएगा F2। ठीक, सॉरी F0 होगा, F0, और इससे पीछे वाला होगा F2 और इसके सामने L हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा 40 इतना। ठीक, और इसमें कितने का अंतर है वर्ग अंतराल में, देखो इसमें अंतर है हमारा 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा, यानी वर्ग अंतराल की जो ऊंचाई है वो 10 हो जाएगा। थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा आपको, देखिए लो। ये L का मान है, सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो ये F1 का मान हो जाएगा, F0 का मान हो जाएगा और ये F2 का मान हो जाएगा और ये L का मान हो जाएगा। और वर्ग अंतराल में 10 का अंतर, तो h का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसको कैसे हल करेंगे देखना। तो नई लाइन से लिखेंगे बहुलक बराबर बहुलक बराबर, देखो प्यारे बच्चों अगर आपको सूत्र याद है तो सवाल कर लोगे, सूत्र याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, F1 - F0 10/102, 102 माइनस माइनस और ये 0 2 और यहाँ पर h, ये हमारा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए इसमें। तो मान हमने कितने कितने बताए थे आपको, तो L का मान 40 है, तो यहाँ पे 40 लगा देना, प्लस F1 का मान कितना है 20 है और F0 का मान 12 और बटा 2 × 20 और F0 का मान
F0 का मान है हमारा 12 और माइनस F2 का मान है 11 और H का मान 10। इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 40 प्लस, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा हमारा 8 बटा 40 माइनस ये हो जाएगा हमारा 23। तो इसे हल करेंगे 40 प्लस ये हो जाएगा 80 और बटा नीचे हो जाएगा 17। जब प्यारे बच्चों 17 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4.7 हो जाएगा। ठीक है, 17 चौको 68। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44.7। ये देखो कौन सा विकल्प सही है हमारा, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को देखिए जल्दी से, और ये प्रश्न नंबर है हमारा 8वां था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 9वां है, उसको देख लीजिए आप। 8 tan a बराबर 15 ये है हमारा। ठीक है, तो sin a का मान ज्ञात करना है इसमें, तो 8 का भाग लगा दीजिए। tan a बराबर 15 बटा 8 कितना, तो tan a बराबर 15 बटा 8 है। तो यहाँ से tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा 8, तो इसमें कड़ ज्ञात करना है। तो कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 8 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 225। जब इसे जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। और आपको पता है 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। ठीक, इसका मान 17 निकल के आ जाएगा। तो sin a का मान ज्ञात करना है, तो sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों लंब कितना 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और कर्ण हमने अभी निकाला है 17, तो यही इसका आंसर आ गया। sin a बराबर 15 बटा 17 लगाओ टिक, कहाँ पर है इसका आंसर 15 बटा 17, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर है हमारा 10वां। अब प्रश्न नंबर हमारा 10 है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो प्यारे बच्चों में इन दोनों का वर्ग कर देना है, इन दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग 16, 9 का 81, तो 16:81 कहाँ पर है, ये इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर देना है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 11 है। एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। देखो समझिए जरा ध्यान से, शून्योत्तर परमेय संख्या का अर्थ है जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार। ठीक है, या आप कह सकते हो 1/2, 1/5 इस प्रकार की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर इनमें से कोई सी संख्या ले लो, जैसे मान लो हमने 4 ले लिया, इस 4 में एक अपरमेय संख्या का भाग लगाना। और अपरमेय संख्या क्या होता है, √2 है, √3 है, 5 √2 ऐसे करके ये अपरमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं पे अंडर लगा होता है वो संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। तो इस 4 में एक अपरमेय संख्या का भाग लगा दो, मान लो ये लगा दिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये अपरमेय संख्या हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। एक शून्योत्तर संख्या में अपरमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो वो अपरमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो यानी बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। दिए गए वक्र के मूल होंगे। तो देखो ये हमारा है प्यारे बच्चों वक्र हमारा ये वाला। ठीक, तो आपको ये देखना है इसने एक सच को कितनी बार काटा है। तो देखो एक सच को देखो, एक ये काटा है और एक ये काटा है, तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर हमारा 13 है। रेखीय समीकरण एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ ये है। ठीक, के हल होंगे, एक होगा, 2 होगा, अनेक होंगे या कोई हल नहीं होगा। अब समझिए इसके बाद को, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम x - 2y बराबर 0। फिर इसके बाद लिखेंगे 3x + 4y और बराबर 20। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 है, तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे 1/3 और ये माइनस यानी बराबर -2/4 -2/4। अब थोड़ा समझिए, अब आगे वाला 0/0 ना लिखें। अब ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/3
और बराबर -1/2। अब प्यारे बच्चों ये दोनों कैसे बराबर है? नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये रेखा होती है प्रतिच्छेदी रेखा होती है हमारी। कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपने इसे देखी होगी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो इनका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, अर्थात एक हल होता है। तो एक हल होता है इनका। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये एक हल है, ये दो हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों एक हल होगा। ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैच भी कर ले पीछे। 13 नंबर है हमारा और 13 का कहाँ है? ए सही है हमारा। ठीक, चलिए अगला देखिए प्रश्न। इसको कैसे करते हैं अब हम? इस चित्र में पहले चित्र बनाना पड़ेगा हमें। देखो समझना ध्यान से। तो यहाँ पर ए लिखेंगे ABDC, यहाँ पे लिखेंगे O। अब जरा ध्यान समझना इस चीज को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा AO/OC और बराबर OB/OD और बराबर 1/2। तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। देखो समझो, AB कहाँ पर हमारी? AB इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हम ये वाली भुजा, इसका तो दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या परेशानी? इसको भी बटे में लगा दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AO/OC। ठीक, इसके बाद क्या लिखा हुआ? BO/OD। सभी भुजाएं तो लिखी हैं। अब ये वाली भुजाओं लगा दो अनुपात में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? AB/DC और बराबर 1/2। AB का मान 8 है तो यहाँ पे 8/DC बराबर 1/2। कैसे गुणा कर दो तो DC बराबर निकलेगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। हो गया प्रश्न आपका। ठीक, चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। अगला देखिए आप के मूल होंगे। अब इसमें भी देख लीजिए भैया, इसके गुणनखंड काटने हैं हमें। ठीक है, तो देखो इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 3 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले। ठीक, तो 3 को ऐसे लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 में से घटाएंगे 2 बच जाएगा हमारा। तो √3x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस का x में प्लस हो जाएगा ना, घटाएंगे तभी तो 2 बचेगा। और माइनस का √3 और बराबर 0। चलिए भाई समझिए, √3x² और माइनस ये 3 है ना, इस 3 को लिख सकते हैं √3 और गुणा √3x ऐसे करके, प्लस x माइनस √3 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे? √3 कॉमन लेंगे। जब √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, √3x कॉमन लेंगे, √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस √x बचेगा ना, x माइनस √3। यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस √3 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये अंदर वाली संख्या एक जैसी है तो x माइनस √3, फिर इसके बाद √3x प्लस 1 बराबर 0। अब समझिए, तो x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर √3, फिर √3x प्लस 1 बराबर 0, एक को उधर ले जाएंगे तो √3x बराबर हो जाएगा -1, फिर √3 का भाग लगा देंगे तो x बराबर -1/√3 हो जाएगा। तो हमारे आंसर 2 निकले हैं, एक √3 निकला है और एक निकला -1/√3। तो प्यारे बच्चों ये दशमलव नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा विकल्प है हमारा, उसी पे टिक लगा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर लास्ट वाला डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए प्रश्न। अब यहाँ पे निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है? निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना जोड़ा? 7 जोड़ा, 1 7 8 फिर 8 7 15, ये समांतर श्रेणी है, ये है। 2 4 6 ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 6 9 और 9 6 15 ये भी, यानी कि इसमें जोड़ा गया 7 7, इसमें जोड़ा गया 2 2 और इसमें जोड़ा गया 6 6। अब इसमें कितना जोड़ा गया? देखो पहले इसमें 3 जोड़ा गया है तभी तो 4 मिला, और फिर 4 में जोड़ा गया 5, तो ये वाली समांतर श्रेणी नहीं है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 17 है, वह अनुपात होगा। ठीक, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लिख रहे हैं इसको। अगर नहीं कर पाया तो इस प्रश्न को एक बार फिर देख लें स्टार्टिंग से। चलिए भैया, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 17। यहाँ पे लिखा हुआ बाई एच, तो बाई एच के बिंदु क्या होते हैं? बाई एच के बिंदु होते हैं हमारे बाई एच का बिंदु, बाई एच का बिंदु होता है 0,22। ठीक है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 5,6 तथा -1,-4 ही है। और जो अनुपात हमने माना है, अनुपात m अनुपात 1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक। जो सूत्र होता है हमारा m1 प्लस x2 और तेरी m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2 बाई 1 और बटा m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों, ये सूत्र होता है हमारा। अब ये निर्देशांक किसके हैं? ये निर्देशांक देखो, ये निर्देशांक की जगह पे प्यारे बच्चों ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,22 बराबर। अब m1 का मान m रहेगा, x2 का मान -1 रहेगा, प्लस m2 का मान 1 रहेगा और x1 का मान 5 रहेगा, बटा m1 का मान m और m2 का मान 1। और इधर वाले मान मत लगाओ, ठीक है, इधर छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0,22 और बराबर ये हो जाएगा माइनस का m और प्लस का 5 और बटा m प्लस 1 और माइनस, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये भुज है और ये भुज है, तो भुज बराबर भुज कर देंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे हम। तो माइनस का 5 माइनस का m और प्लस का 5, ठीक, और बटा m प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे हम इसके नीचे एक करके, तो इसका इसमें तो ये तो 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का m प्लस का 5 बराबर 0। 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का m बराबर माइनस का 5 इससे से कट जाएगा, तो हमारा m बराबर 5 निकलेगा। और 5 को 1 लिख सकते हैं, तो जो हमारा अनुपात निकलेगा, अनुपात, तो 5:1, ये इसका आंसर आ गया। तो मिलाओ विकल्प कौन सा हमारा, जल्दी से करिए। तो ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 17 के बाद है हमारा प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे एपी है, एपी, तो एपी के साथ क्या है, देखो एपी ये। तो प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी बराबर ए क्यू। ठीक है, अब इसके बाद बी, क्या नाम है इसका, बी आर। देखिए बी आर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी आर बराबर बी क्यू। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब इन्हें जोड़ेंगे हम तो ए पी प्लस बी आर बराबर ए क्यू और प्लस बी क्यू। अब देखो कहाँ पर ये चीज मिली, ए क्यू प्लस बी क्यू इसमें है। और एक बात और देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो ए क्यू और प्लस बी क्यू को हम ए बी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी। तो ए बी है इसमें कहीं पे, देखो ये वाला डी सही हो जाएगा हमारा। अरे भैया, मैंने क्या निकाला, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू को ए बी नहीं ले सकते हैं हम। तो इसकी जगह पे हमने देखा ये आंसर से में है ही नहीं, तो लेकिन इसको हम ए बी लिख सकते हैं ना, तो इसको ए बी, देखो ये आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर है हमारा 19, इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। शंकु की त्रिज्या आर बराबर होगी हमारी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एच बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बक पृष्ठ ज्ञात करना है, शंकु का बक पृष्ठ। तो बक पृष्ठ के लिए प्यारे बच्चों में एल चाहिए, तो एल बराबर अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए समझिए इसके बाद को भैया कैसे करेंगे। तो अंडर रूड एच का वर्ग यानी एच का मान 15, तो 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो जब इनको हल करेंगे तो हमारा निकलेगा 225 और प्लस 64। जब इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 289, और प्यारे बच्चों 289 17 का वर्ग होता तो एल बराबर 17 सेंटीमीटर निकलेगा हमारा। अब निकालना शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। अब देखो प्रश्न में पाई तो नहीं दिया हुआ, हाँ पाई दिया, पाई का मान नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो पाई आर का मान 8 और गुणा एल का मान 17, तो गुणा कर दीजिए। 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 5 13, और ये पाई जिंदाबाद। ठीक, तो 136 पाई, क्या आंसर निकला 136 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और 136 पर टिक लगा दीजिए। 136 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग इकाई से लिखा जाता है। ये वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भैया, देखो प्यारे बच्चों प्रायिकता पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि किसी घटना होने की प्रायिकता, ये होने की प्रायिकता है, तो घटना ना होने की प्रायिकता कितनी होती है। अब एक सूत्र होता है हमारा, देखो ये होने की प्रायिकता है प्यारे बच्चों, पीई का मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 20 है हमारा, पीई बराबर 0.5 है हमारा, ठीक। और एक सूत्र होता है हमारा पीई प्लस पीई पे बार लगा दो और बराबर 1। ये होने की प्रायिकता होती है और ये ना होने की प्रायिकता, जिसपे बार लगा देते हो तो ना होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, और इसका मान है हमारा 0.5 और प्लस पी ई पे लगा देंगे बार और बराबर 1। अब 0.5 को उधर भेज देंगे, तो P यानी ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.5। जब 1 में से 0.5 घटाएंगे तो P यानी ना होने की प्रायिकता बराबर 0.5 ही बचेगी, 0.5। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। ये 0.5 लिखा हुआ, आगे जीरो लगाना चाहो लगा सकते हैं आप, ठीक। इस प्रकार ये यानी 0, अरे तेरे की PE बराबर 0.5, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद आपको प्रश्नों की तरफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो विकल्प है ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा पहला है, दर्शाइए कि 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये वाला सिद्ध करना है। चलिए समझिए भाई इसकी कलाकारी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहले का माना 5 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। और जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q। इसी के आगे लिखेंगे जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0, ये भी लिखना साथ में। अब समझिए, तो प्यारे बच्चों ये 5 है ना, ये वाला 5 है, भाग में जाएगा, तो अंडर रूट 2 बराबर P बटा 5Q। इस प्रकार बस हो गया, यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया हमारा। अगर प्यारे बच्चों आप इसको सीख लेते हो तो इसके साथ साथ आप 2 अंडर रूट 3 है, 4 अंडर रूट 5 है, इस प्रकार के सभी प्रश्न कर सकते हैं आप। चलिए समझिए, बस यहीं पे सवाल लग गया, समझ लो यहीं पे खत्म हो गया, कुछ नहीं करना, बस खाली हिंदी लिखनी है आपको। तो आप लिखेंगे P बटा 5Q एक परमेय संख्या है, P बटा 5Q एक परमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन विरोधाभास
प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या, इसलिए 5√2 भी एक अपरमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों, हो गया प्रश्न हमारा। इसमें सिर्फ इतना ही नोट करना है आपको। चलिए हिंदी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न नंबर पहले का खा है, ये बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, यहाँ पे x और ये y है, इनके मान ज्ञात करने हैं। चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना हमें इस प्रकार, ये इस प्रकार है। ठीक है, तो आप लिख लो A B C और ये D। तो क्रमशः बिंदु लिए जाएंगे। तो यहाँ पे 1,2 लिख लो, उसके बाद 4,y, और उसके बाद है हमारा x,6 और d के निर्देशांक है 3,5। अब प्यारे बच्चों इसके विकर्ण खींचेंगे। ठीक, इसके विकर्ण ये ऐसे करके और ये इस प्रकार ये। और देखो एक चीज बता दें, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी ये वाला जो कोण होगा 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा, और ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, और ये दूरी इसके बराबर होगी। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर है। समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे O लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। यह होता मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे AC लिखा, तो A के बिंदु है हमारे 1,2 और C के है x,6। इस प्रकार मान लगा दीजिए। तो x1 का मान 1 और x2 का मान है 2 और बटा, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, x1 का मान 1 है और x2 का मान x है और बटा 2 कामा y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है और बटा 2। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 1 + x/2 और ये हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। बस 2 का भाग लगाएंगे तो 4 निकलेगा इतना। तो ये हमारे O के निर्देशांक निकल के आएंगे। किसके निकले, O के निर्देशांक निकले हमारे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी तो प्यारे बच्चों हमने AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकाले हैं। अब लिखेंगे BC का मध्य यानी BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो नई लाइन से लिखेंगे अब यहाँ से BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर। तो सूत्र लगा देंगे यहाँ पर x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे BD लिखा है, तो B के बिंदु है 4,y और D का है 3,5। B पहले B का लिखेंगे फिर बाद में D का लिखेंगे, और अगर जो आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x1 का मान 4 और x2 का मान 3 और बटा 2 कामा y1 का मान y और y2 का मान 5 और बटा 2। तो प्यारे बच्चों 7/2 और कामा y + 5/2। अब एक बात प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ये किसके निर्देशांक है, ये O के निर्देशांक है, और ये किसके निर्देशांक है, अरे भैया ये भी तो O के निर्देशांक है। तो ये दोनों बिंदु एक ही जगह पे हैं, ये दोनों बिंदु एक ही जगह पे हैं। तो यहाँ पे भुज बराबर भुज करेंगे और कोट बराबर कोट करेंगे। तो नई लाइन से लिखो भुज बराबर भुज, यानी इसकी भुज है हमारी 1 + x/2 और इसकी भुज है 7/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर 1 को उधर भेजेंगे तो x = 7 - 1, तो x = 6 निकल के आ जाएगा इतना।
ठीक है, आगे समझिए। अब ये कोट बराबर कोट करेंगे तो अरे भैया ये कोट इसके 4 है और इसकी कोट ये है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो बाई प्लस 5/2 बराबर 4, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 5 बराबर 8, और 5 को उधर भेजेंगे तो बाई बराबर 3 निकल के आ जाएगा। यही दोनों हमारे आंसर आ गए। चलिए जल्दी से नोट करिए, और प्रश्न काफी बढ़िया, और ये उदाहरण है, बता दूं आपको मैं। प्यारे बच्चों, उदाहरण में भी सवाल है एनसीईआरटी की किताब में, और शायद प्रश्नावली में भी है ये सवाल। चलो भाई जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए आप। जय श्री राधे। चलो अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर गागमला है, प्रायिकता पर है ये आधारित। एक पेटी में 90 डिस्क है। 90 यानी 1 से लेके 90 तक गिनती की बात करी गई है, जिनमें से 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। हाँ ठीक है, 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क आदर्श निकाली जाती है, ठीक, तो यहाँ पे नंबर 1 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और 5 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। अब जरा ध्यान समझना है इसको। तो प्रश्न नंबर है पहले का गा। अब देखिए यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं प्यारे बच्चों, कुल 90 संख्याएं हमारी, तो यही हो जाएगी कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम। अरे भैया 1 से लेके 90 तक संख्याएं लिखेंगे, 1 से लेके 90 तक संख्याओं की बात करेंगे तो कुल परिणाम कितना हो गया, 90 हो गया। अब प्रश्न नंबर पहला है हमारा इसका, दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्या लिखनी है। तो 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, डैश कहां तक होगा, 90 तक होगा। तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की कुल संख्याएं होंगी कितनी, अरे भैया 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्याएं 81 होंगी। कितनी होंगी, 81। 81 कैसे होंगी देखना, अच्छा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये संख्याएं कितनी हमारी, 9 है ना, ये 9 देखो। एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, एक अंक की हमारे पास प्यारे बच्चों 9 संख्याएं हैं, और टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं हैं 90, और 90 में से एक अंक वाली घटा दो, 90 में से एक अंक वाली घटा दो, तो संख्या कितनी बची, 81। तो यानी जो हमारी ये सभी संख्याएं हैं, जो ये हमारी सभी संख्याएं वो कितनी होंगी, 81 होंगी। तो यहां पे लिखें अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 81 हो गया। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे PE बराबर अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम 90। अब इसको हल कर दीजिए, 9 से काटेंगे से हम, तो 9 नेम 81 और 9 धाम 90। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा PE बराबर 9/8, इतना, सॉरी 9/10। ये इसका आंसर आ गया। देखो इतना है कि नहीं, दशमलव में तो नहीं निकाल दिया समझ, कहाँ पर है ये हमारा, हाँ 9/10। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा यार। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो, तो प्रायिकता पर आधारित पूरा चैप्टर बना दूंगा मैं एक। ठीक है, प्रायिकता के सभी प्रश्न उसमें हल करा दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नंबर 2। नंबर 2 क्या रहा है यहाँ पर, 5 से विभाजित, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या। अब 5 से विभाज्य कितनी संख्या होंगी, तो देखो यहां पे समझो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, 90, यही तो संख्या है 5 से। तो इनका जो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना होगा, कितनी संख्याएं गिन लो,
1 2 3 10 तो यही हो गई यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने गलत तो नहीं गिन लिया हमने यार। 5 से विभाजित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कम कर दी मैंने कहीं से। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65। हाँ 70 नहीं लिखा यार हमने, यहाँ पे 70 नहीं लिखा। ठीक, 70 और होगा बीच में। अब ये टोटल प्यारे बच्चों हमारे ये सभी संख्या होंगी 18। कितनी होगी? 18। तो 18 लिख दिया। तो यहाँ पे पीई बराबर यानी प्रायिकता बराबर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा होता अनुकूल परिणाम 18, और कुल परिणाम ये रहा हमारा 90। ये नीचे रहेगा 90। तो 18 1 18 18 पंजे 90। तो इसका आंसर 1/5 हो जाएगा, पीई बराबर। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए कैसे करते हैं इसको हम। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले प्रश्न में प्यारे बच्चों पूछा था 2 अंकों की संख्याएं। हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 90। तो एक अंक की कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक की संख्या हमारे पास है 9। एक अंक की कितनी संख्या है? 9 है। टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? 90 है। तो 90 में से एक अंक वाली घटा दो। तो 90 में से एक अंक वाली घटा दो, संख्याएं बची 81। तो 81 संख्याएं हमारी जो बची हैं प्यारे बच्चों 2 अंकों वाली हैं। तो ये 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? 81 संख्याएं हैं। अगर सब लिखोगे तो लिखते ही रहोगे आप, 1 मिनट लिखने में लग जाएगा यार। ठीक है, और चाहो तो आपने पूरी लिख लेना, बाद में गिन लेना, तो 81 ही निकलेंगे ये। तो अनुकूल परिणाम हो गया 81, और कुल परिणाम यानी प्रायिकता बराबर होती है पी, प्रायिकता बराबर पीई है। यहाँ पे आप लिख दिया हमने, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा 81 है और कुल परिणाम हमारा 90 है, जो ऊपर दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार इधर वाला कर दिया हमने। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर है हमारा घाघड़ी। के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये सर्रेख बिंदु है। चलिए कैसे करते हैं देखना, थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं आपको। ठीक है, आराम से देख लो यार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर पहले का घाघड़ी। तो यहाँ पे जो हमारे बिंदु दिए हुए हैं 8,1 के -4 और 2,-5। तो प्यारे बच्चों सर्रेख होने का प्रतिबंध यहाँ पे लिखेंगे, सर्रेख होने का प्रतिबंध समझिए। और उसका सूत्र होता है x1 x2 x3 बराबर 0, y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। 23 31 12, 23 31 12 मान लगा दो। x1 का मान 8 और y2 का मान -4 और y3 का मान -5, तो +5 हो जाएगा। और x2 का मान k, y3 का मान -5 और y1 का मान -1, x3 का मान 2, y1 का मान 1 और y2 का मान -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा -6k। ठीक, ये हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये 8 हो जाएगा, ये 8 और ये 10, 8 10 18 हो जाएगा। तो -6k प्लस का 18 बराबर 0। 18 को उधर भेजेंगे तो -6k बराबर -18। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, पर 6 6 6 3 18। तो k बराबर हमारा 3 निकलेगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए भाई जल्दी छापिए और उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है, ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। ठीक, ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना ये दोनों संगत है या फिर असंगत है, ये बताना है इसमें। चलिए समझिए। देखो इस प्रश्न को हम आपको तभी बताएंगे, पहले इसका थोड़ा समझ लीजिए। देखो हम पहले प्रश्न लिखने पहले का यहाँ खाली। तो प्यारे बच्चों होता है A1, यहाँ पे देखिए थोड़ा, देखो A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी
छेदी, जिसको नहीं पता लिख देना, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, और साथ में ये होता अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का अर्थ होता है केवल एक हल, एक हल। अब साथ में ही होता है संगत भी होता है, ठीक। तो इसमें तीन चीज ध्यान रखेंगे। नंबर दूसरा, ये नंबर पहला हमारा। नंबर दो, A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा B2 और इक्वल C1 बटा C2। तो प्यार बच्चों ये कहलाती है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। और साथ में संपाती रेखाओं के साथ साथ होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये लिखेंगे इसमें। अब साथ में ये भी होता हमारा संगत होती है, ठीक है, संगत ये भी होती हैं। अब नंबर तीसरी चीज है हमारी A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो ये होती है हमारी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और साथ में क्या होता है, कोई हल नहीं है इनका, यहां पे लिखें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और यहां पे लिखेंगे असंगत, असंगत, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और नोट, अगर जिसको नहीं पता तो नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न को हल करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हमारा क्या, हम तो लगा के चले जाते हैं यार। बस हमारी कोशिश ये सब बच्चे समझ जाए प्रश्न को। बराबर 8। अब 4x माइनस का 6y बराबर 9। ये समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 1 है और ये 2 है। अब हमें ये देखना है, ठीक। सबसे पहले ये क्या बन रहा है, ये तो इसको लिखेंगे 2/4 और बराबर माइनस का 3 बटा माइनस का 6 और बराबर 8/9। तो माइनस से माइनस काट दो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 8/9। अब प्यारे बच्चों ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो देखो लास्ट वाला हमने कहाँ पर काटा है, देखो लास्ट वाला कटा है, ये बराबर नहीं तो इसको मैंने काट दिया। तो लास्ट वाला इसमें देखो कहाँ पर, ना इसमें कटा है ना इसमें कटा है, लास्ट वाला यहाँ कटा है। तो इसमें हमने क्या लिखा, असंगत लिखा है। क्या लिखा, असंगत। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असंगत। हो गया प्रश्न, अरे तेरी की असंगत, ठीक, असंगत। और आपको ये ड्रामाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली लिख लो, अपने लिए लिख लो। लेकिन पेपर में क्या करना, खाली इतना काम करना है, यहाँ से ये बस समीकरण लिखना है, इसको दिखा देना असंगत। चलिए अगला देखिए प्रश्न आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा अगला। अब यार इसकी माध्यिका भी बताएं क्या हम आपको, चलो माध्यिका बता दे रहा हूँ यार। 0,10, ठीक। इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका अपने आप निकाल लो यार, ठीक है, अपने आप निकालिए, क्योंकि हम हर चीज बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और बच्चे कमेंट करते सर छोड़ा, यानी कि बिल्कुल प्रश्न ना छोड़ें, आप बताओ। चलो बता देना, 4 चम्मच देखिए कैसे करते हैं 4 चम्मच। तो यहाँ पर तो देखो हमने इतने टेबल बना रखी, तो सबसे पहले इसकी संचय बारंबारता निकालेंगे। तो देखो ये 5 है तो 5 को ऐसे लिख दो, फिर यानी संचय बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, 13 हो जाएगा, और 13 में 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33, और 33 में 15 को जोड़ेंगे 48, और 48 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 55, और 55 में 5 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा हो जाएगा n का मान। ये मान किसका हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो n बराबर 60, n बराबर 60। तो नई लाइन से निकालेंगे हम n/2, तो n का मान 60/2, तो ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो ये 30 है तो ये 30 किसके अंदर आता है, देखो 30 है, ये किसके अंदर आएगा, तो प्यारे बच्चों 30 33 के अंदर आता है, ये 30 यहीं पे तो आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 30 है ना, इसी के सामने 30, अरे भैया देखो ये 30 है, 30 किसके अंदर है, 30 33 के अंदर है, तो इसी के सामने हो जाएगा ये AF, और इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF, और इसके सामने वाला L हो जाएगा ये 20 हमारा इतना, ठीक है।
अब इसके बाद बस मान सब मिल गए। और एच का मान कितना है यहाँ पे देखो, कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो एच का मान यहाँ पे 10 लिख दीजिए, एच बराबर 10 मान लगा दीजिए। तो एल का मान कितना है, एल का मान 20 है, प्लस n/2 का मान 30 है, तो यहाँ पे 30 लगा दीजिए। और सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान 13, तो यहाँ पे 13 लगा दीजिए। ठीक, 13 और बटा एफ का मान 20 है, तो यहाँ पे 20, और एच का मान 10 है, तो यहाँ पे 10। तो 10 एकन 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, यहाँ 17 बचेगा, तो 17/2 हो जाएगा। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 20 प्लस हो जाएगा हमारा ये 8.5, इसे जोड़ देंगे तो 28.5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आंसर भी नहीं दे रहा है इसका यार, असंगत। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न को हल करिए। प्रश्न हमारा यानी प्रश्न बिल्कुल सही लगा। तो यहां से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का का, उसको देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का का है 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 और 100 के बीच विषम संख्या कौन को यहाँ पे लिख लो। तो प्रश्न नंबर दूसरे का का है हमारा, दूसरे का का। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है 0 और 100 के बीच, 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम संख्याएं लिखेंगे यहाँ पर। 0 और 100 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या होती हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस 3, फिर उसके बाद प्लस 5 और प्लस 7 और प्लस 9 और प्लस डैश लास्ट में कौन होगा, प्लस का 99। यही तो संख्या होंगी बराबर क्वेश्चन मार्क, इनका जोड़ ज्ञात करना है हमें। अब खोपड़िया के ताले खोल लो सभी बच्चे अपने। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर, योग बराबर। प्यारे बच्चों यहाँ पे पहली संख्या और ये अंतिम संख्या देखनी है। पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 100 आएगा। और बटा में 2 हमेशा लगाएंगे। ठीक, अब यहां से क्या करो, पहले इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया। अब इन दोनों को आपस में घटाओ। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे फिर बाद में घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देना 98 और बटा इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर इनके बीच में 3 का अंतर है तो 3 लगाना। अगर इनके बीच में 8 का अंतर तो 8 लगाना। जितना अंतर है यानी सार्वधातुक रखा जाता है यहाँ पर। तो सार्वधातुक कितना, 2 है तो 2 का भाग और प्लस 1 लिख देना है। बस हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसे जब काटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 एकन 2, ये हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और ये 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, तो हो जाएगा 49 हमारा। तो यहाँ पे 49 प्लस 1। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये 50 और कोष्टक अंदर 50, जब दोनों गुणा करेंगे तो 2500 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और यही शायद इसका आंसर होगा 2500। कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला देखिए प्रश्न, आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का खरगोश। प्रश्न दिखा दूं मैं आपको पहले। देखो ये रहा प्रश्न हमारा। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवतीय शंकु अध्यारोपित है। यानी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका बनाएंगे चित्र। यानी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा अर्धगोला, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है ये। तो ये चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। ठीक, ऐसे करके। तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लाइन लिखेंगे
शंकु तथा अर्धगोले, अर्ध और तेरी की अर्धगोले लिखना, ठीक प्यारे बच्चों, अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है तो उसका व्यास कितना है, व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 हो जाएगी, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर लिखना है। अब ये हमारे शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई कितनी है, शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हमारी है 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे इसको हल कर दीजिए, तो यहां पे लिखेंगे ठोस का आयतन, नई लाइन से लिखेंगे, इस ठोस का आयतन याद करना हमें, ठोस का आयतन। अब प्यारे बच्चों इस आकृति में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस आकृति में अर्धगोला दिखाई दे रहा है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू प्लस, और ये शंकु दिखाई दे रहा है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अरे भैया अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन लगा दिया, शंकु है तो शंकु आयतन लगा दिया, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ये 2 बचा, एक आर बची हुई है प्लस, अब इतना चला गया बाहर तो यहाँ पे खाली एच बचा हुआ है, हल कर दीजिए। और पाई का मान क्या रखवाया, इसने कुछ दिया कि नहीं दिया है, तो पाई का मान 0.12 रख दीजिए आप इसमें, ठीक है। तो यहां से 1/3 और पाई का मान 3.14 और आर का मान है हमारा, ये कितना हो जाएगा, चलो भैया आर का मान 2 है, देखो आर का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 4 सीधा कर डायरेक्ट कर दो भैया, तो यहाँ पे 2 गुणा फिर आर का मान 2 और प्लस एच का मान भी 2 लगा दीजिए, और इस तरीके 2 करिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बना है 2, तो हो जाएगा ये हमारा 1/3 और गुणा 3.14 और गुणा ये 4, अब इसे जोड़ेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 2 6 हो जाएगा अंदर 6, अभी देखो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, अब गुणा कर दीजिए 3.14 और गुणा 8, तो 8 चौक 32 की 2 हासिल, तो देखो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 8 एक 8 और 8 3 11 हासिल लगी हमारी 1 और 8 3 24 और 1 25। अब देखो दशमलव से पीछे 2 अंक है तो दशमलव यहाँ पे आराम से धीरे से लगा दो, तो मिला हुआ आंसर है कि नहीं है, हाँ ठीक सही आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए जल्दी से, इसको नोट करिए पहले आप। इतना काम करने के बाद इसका आप देखिए गमला कैसे करते हैं उसको हम। तो प्रश्न नंबर हमारा है गमला। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः इतने इतने हैं, यानी 2 समुद्र जहाज हैं हमारे, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का गमला। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है क्षैतिज तल, जिसे समुद्र बोलते हैं, ठीक, जिससे पानी चल यानी जिसमें जहाज चलते हैं हमारे, और ये हमारा है लाइट हाउस। एक मकान ये है और सॉरी एक जहाज ये है, तो एक जहाज ये है और एक ये जहाज है हमारा, ठीक। तो इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, तो जो अवनमन कोण है ना ऊपर से बन रहे हैं, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी, जो हमारे कोण बन रहे हैं 30 और 45 बन रहे हैं, तो छोटा वाला कोण दूर लिखा जाता, तो ये 30 अंश का हो जाएगा और ये 45 अंश का हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है और ये वाली दूरी हमारी y है। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी है, ये वाली दूरी हमारी x है और ये वाली दूरी y कर लेंगे हम, और ये h कर लेंगे। तो यहाँ पे नाम लिख लो A B C D, यहाँ पे लिख लो E। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला 30 है तो इधर ये 30 हो जाएगा इतना, अब ये 45 तो ये 45 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD, एक ये वाला CD क्या है
सी डी एक हमारा है लाइट हाउस, माना सी डी एक लाइट हाउस है, तो हमें इस एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में तो आप लिखेंगे tan 45 एच बटा बाई। ठीक है, tan होता है लंब बटा आधार, तो tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर एच बटा बाई। अब यहां से हम बाई का मान निकाल लेंगे, या फिर एच का मान निकाल लो, एच का मान निकाल लो। किसका किसका मान पूछा इसने यार? अच्छा हाँ प्यारे बच्चों, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। ये यहाँ पर ये 75 मीटर है, कितनी 75 मीटर है हमारी ये। ठीक है, तो यहाँ पे एच की जगह 75 लगा देंगे, एच की जगह लगा दो 75। tan 45 का मान 1, तो ये हो जाएगा 75 बटा बाई, तो इसके नीचे 1 कर लो, तो बाई बराबर निकलेगा 75 मीटर इतना। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी डी। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 लंब बटा आधार, यानी 75 बटा एक्स प्लस बाई, इस प्रकार। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 75 बटा एक्स, और प्यारे बच्चों बाई का मान निकाल चुके, बाई का मान 75, तो यहाँ 75 लगा देना हमें। इसको हल कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 75 और बराबर 75 √3, और ये 75 को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 75 √3 और माइनस का 75। अब यहाँ से हम 75 कॉमन लेंगे, जब प्यारे बच्चों 75 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा √3 माइनस 1, या तो आप इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है, गा गमला कहाँ है, इसका आंसर भी नहीं दिया, अरे तेरी की। या तो आप इसको उतना ही छोड़ सकते हो, अगर और आई करना चाहते हो आपका ये भी सही है, कोई नंबर काटने वाला नहीं है आपका, बता रहा हूँ। अगर इससे आगे हल करना है तो वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ 75 और √3 का मान होता है 1.73 और माइनस 1। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा x बराबर निकलेगा 75 गुणा 0.73। अब इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, और गुणा कितना कितना होगा, 75 गुणा 73, तो जब इसका प्यारे बच्चों हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5475 इतना, और दशमलव से पीछे 1 अंक, इतने मीटर हो जाएगा। यानी जो जहाजों के बीच की दूरी निकलेगी हमारी 54.75 मीटर निकलेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पूरा नोट कर लेना है। चलिए जल्दी से बढ़िए आगे भैया। तो प्रश्न नंबर दूसरे का घा है, तो इसमें f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अगला कॉलम बनाएंगे मध्यमान का, अगला कॉलम होगा हमारा मध्यमान। तो यहाँ पे लिख लो मध्यमान, मध्यमान, और प्यारे बच्चों मध्यमान को x से लिखा जाता है। ठीक, और ये बच्चों की संख्या, इसको f से लिखा जाता है, f लिख लेना यहाँ पर। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो इन दोनों का जोड़ 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। अब इसमें देखो 2 का अंतर है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24। अब इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे x इंटू एफ, तो 62 84 और 14 पंजे 70, 4 84, ये भी हो जाएगा हमारा, और 16 निम्मा 144। अब 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 1 18, 18 5 23, और ये हो जाएगा 20 एफ। अब इसे जोड़ेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा हमारा, और 24 चौकू 96 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इन सबको जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कहलाएगा सिग्मा एफ या एक्स एफ एक्स बात एक ही है बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 742 और प्लस 20 एफ। अब इधर जोड़ेंगे, इसका जो जोड़ होगा
तो ये 13, ये हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, 26 और ये 4, तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 44 प्लस एफ। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा समांतर माध्य। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 742 प्लस 20 एफ लिखा हुआ, ठीक। अब सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता। अब प्यारे बच्चों ये बन जाएगा सिग्मा एफ का मान, ठीक, ये वाला इतना समझिए। चलो इसके बाद को सूत्र मान लगाइए। और समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है 18, तो यहाँ पे 18 लगा देंगे बराबर इसका मान है 742 और प्लस 20 एफ और बटा, और इसका मान है 44 प्लस एफ। इसको हल कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इधर, तो 742 प्लस का 20 एफ और बराबर, तो देखो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72, तो 792 हो जाएगा हमारा, 792 और प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये 18 एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें किया और इसका गुणा इसमें किया। अब यहाँ पक्षांतर कर दो, तो ये संख्या इधर ले आओ और इसको उधर भेजो, तो हो जाएगा 20 एफ माइनस का 18 एफ बराबर 792 माइनस 742 घटाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है बचेगा, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 5, तब 5 एकन 5 तो हो जाएगा 25, तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा 25। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। बच्चों इस प्रश्न में थोड़ी गलती कर दी यार हमने। गलती क्या है, देखो 22 पंजे 110 होगा, यहाँ पे 110 करिए, जब 10 ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 इतना। तो अब यहाँ पर भी थोड़ा 752 कर लीजिए, यहाँ पर भी 752 कर लीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पर भी इतना कर लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 40 बचेगा हमारा, 40, ठीक। फिर इसे काटेंगे तो 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और थोड़ी माफी चाहता हूँ, गलती होगी थोड़ी, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को, एक बार पूरा देख लीजिए आप यहाँ से। तो इतना करने के बाद अब आपको अगला प्रश्न करना है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है हमारा। तो सबसे पहले इसमें LHS लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो समझिए। तो प्यारे बच्चों जो हमारा यहाँ पर है ये कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा को 1 बटा साइन लिख लो, तो 1 बटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, ये वाला ऐसे ही रहेगा, और बटा ये सेक है तो सेक को लिख लो 1 बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब यहाँ समझना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा ये साइन थीटा, कोष्टक बंद, इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों हमारा सूत्र हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन थीटा, ये वाला। आगे समझिए, फिर अगले कोष्टक में लिखेंगे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा कॉस थीटा इतना। अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना इस चीज को। देखो अब एक कॉस से ये एक कॉस चला जाएगा, अब ये एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा क्या क्या बचा हुआ, ये बचा हुआ हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज बची हुई है, ठीक है, इतना बचा हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब यहाँ से प्यारे बच्चों करने वाले हैं, देखो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लो ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब 1 माना तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं 1 को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा और साइन थीटा का भाग देने पर, तो अंश हर में भाग लगा देंगे, तो क्या करेंगे देखना, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और बटा, यहाँ पर भी यही भाग लगाएंगे, अंश में भी लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है, और बटा। अब यहाँ पर भी यही काम हर में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके नीचे लगा देंगे हम
कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, अब यहां पर पहले ये लिखो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये तो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एक, तो एक साइन से एक साइन चला जाएगा और एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचेगा ये, ऊपर बचेगा एक और नीचे बचेगा ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना और समझिए थोड़ा आगे। तो ये एक बटा साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस टेन होता है, तो ये टेन हो जाएगा और प्लस कॉस बटा साइन कॉट होता है, कॉट थीटा हो जाएगा। बस यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, पूरा देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से आप। प्रश्न अच्छा है, काफी बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों छोटी सी भैया रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो भैया, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 4 चम्मच है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध करना हमें। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे दूसरे का आ गया 4 चम्मच। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है। देखो जब बोर्ड के पेपर देने जाएंगे तो आप पटरी प्रकार पेंसिल साथ लेके जाएंगे, और जो भी चित्र वाला काम होगा पेंसिल से बनाएंगे आप। तो ये हमारा वृत्त है, एक बिंदु बाहर P है माना। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये यहाँ से इसको यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार ये, और इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार ये वृत्त का केंद्र है। तो ये हमारा इसको यहाँ से मिलाएंगे और ये इसको यहाँ से मिलाएंगे, चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे O, यहाँ पर A और यहाँ पर B। अब थोड़ा ध्यान समझना, देखो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से, और ये स्पर्श बिंदु होता है हमारा, और ये स्पर्श बिंदु है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये कोण होता है 90 अंश का। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण होता है हमारा 90 अंश का। तो मैं इसमें ये सिद्ध करना कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा PB दो वृत्त की स्पर्श AP तथा B, अरे भैया AP और AP तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दो वृत्त की, अरे यार AP तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ऐसे लिखिए, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है AP बराबर BP, ये सिद्ध करना हमें। चलिए समझिए, तो यहां से नई लाइन से लिखेंगे उपत्ति। तो प्यारे बच्चों में ये त्रिभुज लेना, एक त्रिभुज ये लेना है, फिर एक त्रिभुज नीचे वाला लेना, ये दोनों त्रिभुज लेने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब ध्यान समझना, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AO बराबर BO। तो AO बराबर BO क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ऐसे लिखिए त्रिज्याएं हैं। अब इसके बाद ये वाला कोण 90 अंश का है हमारा। प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश है तो ये भी कोण 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण A बराबर कोण B और बराबर 90 अंश। ठीक, अब इसके बाद ये वाली रेखा हमारी कैसी, उभयनिष्ठ है, ये रेखा हमारी है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे OP बराबर OP और आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः या इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांशम त्रिभुज OBP। और किसके आधार पे है ये, S
ए एस के आधार पे। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हैं, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हैं तो संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः या इसलिए, इसलिए AP बराबर PB। अरे अच्छा PB लिख दो यार, यानी कि BP इस प्रकार, ये हो गया हमारा सिद्ध। जब ये दोनों त्रिभुज प्यारे बच्चों सर्वांसम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आप प्रश्न नंबर 3 है, उसको कैसे करेंगे अब हम। तो देखिए इस चित्र में प्यारे बच्चों एक ये दो त्रिभुज वो क्या नाम समरूप दिखाने, एक ये समरूप दिखाना और एक ये समरूप दिखाना। एक बार में देख लो, बार बार नहीं दिखाएंगे भैया, क्योंकि दिखाने प्रश्न में दिखाने में थोड़ी दिक्कत होती है हमें। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको देख लो, थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हटाओ इसको। देखो तो यहाँ पे पहले को इसमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये एक लंब है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे AD लंब BC तथा CE लंब है AB। ठीक, नंबर 1 सिद्ध करना हमें। नंबर 1 में क्या सिद्ध करना है, कहाँ गया, त्रिभुज AEP और समरूप त्रिभुज CDP, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए समझिए, तो यहाँ पे यही दोनों त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब ये त्रिभुज है कहाँ, देखो AEP यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक, जब प्यारे बच्चों ये वाला 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा। इसके बाद अगला त्रिभुज CDP, कहाँ पर है ये, CDP ये वाला त्रिभुज। अब ये लेना हमें, तो मैं ये सिद्ध करना कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। चलिए समझिए, तो प्यारे बच्चों ये कोण कितने का है, ये कोण 90 अंश का है हमारा, ये कोण 90 अंश है और इसका ये 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण AEP बराबर कोण PDC और बराबर 90 अंश, ये दोनों कोण बराबर है। अब इसके बाद ये कोण बराबर हो जाएगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे हम कोण APE बराबर कोण CPD और आगे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। बस हो गया प्रश्न आपका हल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AEP और समरूप त्रिभुज CDP किसके आधार पे, AA के आधार पे। बस हो गया। और दूसरा है उसको भी देख लीजिए, यहाँ पर नंबर 2 डाल के। नंबर 2 में क्या करना है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, ये देखना है। तो नई लाइन से लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CDE, ये सिद्ध का नाम है। ठीक है, यहाँ से अब ये त्रिभुज है कहाँ पे, पहले ये देख लो ABD कहाँ पर है, ये ABD ये वाला त्रिभुज रहा, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ये, और छोटा वाला त्रिभुज CD क्या लिख दिया यार हमने, ये CBE, तो यहाँ पर CBE लिखना, यहाँ पर भी हमें CBE लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर B बना हुआ क्या, ये अरे तेरी दिखाई नहीं दे रहा, ये B बना हुआ। ठीक, CB जो यहाँ पे है भाई तो लिखा जाएगा यहाँ पर। अब ये वाला त्रिभुज कहाँ है, CBE, तो CBE, तो देखो प्यारे बच्चों हमें ये वाला त्रिभुज, ये ठीक, ये त्रिभुज और इसके बाद ये वाला त्रिभुज, ये दोनों बराबर दिखाने हमें, यानी दोनों समरूप दिखाने हैं। तो ये कोण 90 अंश हो जाएगा, इसका ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। यार हमने त्रिभुज गलत ले लिया, देखो ये है त्रिभुज हमारा CBE। एक बार पे समझो, तो प्यारे बच्चों एक त्रिभुज ये लेना हमें, एक त्रिभुज ये लेना। ठीक, ये वाला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ABD एक त्रिभुज ये लेना, और एक त्रिभुज CBE एक ये त्रिभुज लेना है।
अब चलो समझिए। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 अंश है, इसका ये 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ADB और बराबर कोण CEB और बराबर 90 अंश। अब इसके बाद ये वाला कोण ओवरनिष्ठ हो रहा, देखो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण इस त्रिभुज में भी आ रहा है ये वाला, और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये कोण B ओवरनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABD और बराबर कोण EBC, आगे लिख देंगे ओवरनिष्ठ, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABD और समरूप त्रिभुज CBE किसके आधार पे, ये भी कोण के आधार पे हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। नंबर 3 में लिखा हुआ है त्रिभुज AEP और समरूप त्रिभुज ADP, ये सिद्ध करना हमें। अब तो पहले यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADP में। अब ये त्रिभुज है कहाँ, वो देखो AEP कहाँ पर है, AEP ये वाला त्रिभुज लिया गया, AEP सही लिखा हमने यार, AEP हाँ ठीक, एक त्रिभुज ये लेना AEP। अब दूसरा तो ADP लेना, क्या ADP, एक त्रिभुज ये लिया गया, फिर ADP AD, क्या लफड़ा है यार ये, ADP AD, पैर में तीसरा वाला गलत, हटाओ इसको, ये गलत है, ये नहीं करना आपको, ठीक है, यही दो करने हैं, और ये प्रश्न यही करना ही नहीं, आपको बता रहा हूं मैं, ठीक, करना सीख लो लेकिन करना ही नहीं है, ठीक। जब ये नहीं आएगा तो ये गलत है, तो प्रश्न ही पूरा गलत हो जाएगा। हटाओ, जल्दी से नोट कर ली, फिलहाल इतना सही है आपको, इतना हमारा ये सही है, लास्ट वाला नहीं करना है आपको। चलिए अगला देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा तीसरे का अथवा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमारा 117 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, यहाँ पर ये सही है, तीसरे का अथवा। तो प्यारे बच्चों दो वर्ग है, एक हमारा बड़ा वाला वर्ग ये है जिसकी भुजा x है, और एक वर्ग छोटा सा ये है हमारा और जिसकी भुजा y है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर। अब प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इनके वर्गों का योगफल, हाँ दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, अच्छा इनके क्षेत्रफलों का योग, इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर है 117 इतना। फिर इनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप होता है, देखो प्यारे बच्चों समझो, यहाँ पे अलग लिख दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता 4 गुणा भुजा, ये होता है हमारा वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो प्रश्न कह रहा है वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117। अब इनके परिमापों का अंतर, इसका परिमाप 4x हो जाएगा, इसका परिमाप 4y हो जाएगा, तो इनके परिमापों का अंतर यानी 4x माइनस 4y बराबर कितना है, 12 है, 12 इतना। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 12 और 4 एकन 4 4 3 12, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसके दोनों पक्षों का घन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, सॉरी घन नहीं वर्ग होगा, दोनों पक्षों का, यहाँ पे घात 2 है ना इसलिए वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई और बराबर 3 का 9 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 117 है तो यहाँ पे 117 लगा देंगे तो 117 माइनस 2x वाई बराबर 9। 117 को उधर भेजो तो माइनस का 2x वाई बराबर 9 माइनस का 117 तो माइनस का 2x वाई बराबर ये माइनस का बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 108 रह जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से माइनस कटेगा और 2 से 2 2 नेम 2 पंजे 10 2 चौकू 8 54 हो जाएगा तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा 54। अब प्यारे बच्चों खोपड़िया के ताले खोल लो अपने यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करें, देखो इनका अंतर यानी एक्स और वाई में अंतर कितना है, अंतर है 3। कितना अंतर है, 3 है। अब इनका गुणनफल कितना है, 54 है। तो प्यारे बच्चों 54 के ऐसे गुणनखंड करो, खोपड़िया के ताले खोल लो अपने। 54 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 3 मिले तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। ठीक है, जब घटाएगा तो 3 मिलेगा, घटाने पे कितना मिलेगा, 3। बस यहीं पे आंसर हो गया। तो ये हो गए बड़े त्रिभुज यानी बड़े वर्ग की भुजा हो गई। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 6। यही हमारा आंसर आ गया 9 और 6 मीटर। यानी बड़े वर्ग की भुजा 9 मीटर है और छोटे वर्ग की भुजा 6 मीटर है। हो गया प्रश्न आपका। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर हमारा 4 है, समांतर श्रेणी कितने पद सतत लेने चाहिए जिससे कि इनका योगफल इतना हो। तो इस समांतर श्रेणी में हमें n का मान ज्ञात कर। तो प्रश्न नंबर 4 है जो एपी दे रखी है 24 21 18, हमें इसमें n पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे a बराबर हमारा हो जाएगा 24 और इसके बाद d बराबर हो जाएगा 21 माइनस 24 तो d बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर। तो एस एन बराबर हमारा जो होता है यानी एस एन बराबर यहाँ पे दिया हुआ माइनस का 361। और प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए समझिए। एस एन का मान कितना है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर माइनस का 361। मान लगाइए खटाक से, एन बटा 2 तो यहाँ पे 2 गुणा 24 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान माइनस 3 और बराबर माइनस का 361। अरे यार 351 है, हम 61 लिखे बटे 351 लिखिए यहाँ पर। ठीक, 351 है। तो ये एन बटा 2 तो ये हो जाएगा 48 प्लस 3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 और ये माइनस का 3n हो जाएगा और बराबर हो जाएगा माइनस का 351। तो ये हो जाएगा n बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, बोलो ना, 51 माइनस का 3n इतना और बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 351। अब प्यारे बच्चों इसमें से 3 कामा ले लो। जब इसमें से 3 कामा लेंगे तो यहाँ पे 3n और बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 17। तो 51 होता माइनस का n बचेगा बराबर माइनस का 351। 3 एकन 3 और 3 एकन 3 फिर 3 एकन 3 3 सत्ते 21 इतना हो जाएगा हमारा। अब ये 2 का गुणा उसमें होगा तो यहाँ पर बचेगा n और 17 माइनस n। अब इस 2 का गुणा अदर होगा तो हो जाएगा 234। अब इसमें n का अंदर गुणा कर दो। जब n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 17n बराबर माइनस का 234। तो इसको अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 17n और माइनस का 234 बराबर 0। तो इसमें दोनों पक्षों माइनस गुणा कर दो। पहले माइनस का गुणा करने पर जब माइनस गुणा करेंगे तो ये n स्क्वायर माइनस का 17n और ये प्लस का हो जाएगा हमारा, या थोड़ी गलती कर दी हमने। गलती क्या कर दी, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह थोड़ा ना छोड़ने, ये छोड़ दिया था हमने, इसको दलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा माइनस का 234 और बराबर 0। अब इसके गुणनखंड काट दीजिए। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 26n माइनस का 26n। अरे भैया ये तो करना है हमें, माइनस है ना, ये माइनस था, इधर लाए तो ये प्लस हो गया, दोबारा माइनस का गुणा किया तो ये माइनस बन गया।
तो ये करना है हमें। अरे यार क्या लफड़ा है इसमें। हाँ सही है, इसके गुणनखंड करो, घटाएंगे तो अरे भैया 300 क्या नाम है 234 है ना, 234 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 17 बचे। तो 26 निम्मा हमारे होते हैं, 26 निम्मा होते हैं 324, वो 234, 26 निम्मा 234, और 26 में से 9 घटाएंगे तो 17 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस लिख लो 9x और माइनस का 234 बराबर 0। अब इसको हल करिए तो यहाँ से हम n का, यहाँ पे n होगा n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 26 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 9 कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 26 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों n माइनस 26 और n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 26 बराबर 0, तो n बराबर 26। फिर इसके बाद n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 9, और ये वाला उत्तर हो जाएगा हमारा अमान्य। ठीक, और ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, n बराबर 26। तो किताब जो अनसोल्ड में दिया हुआ 9 दे रहा वो गलत है, इसका आंसर 26 होगा। ठीक, चलिए जल्दी से प्रश्न को देखिए, आगे बढ़िए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा है चौथा का अथवा। यहाँ पे समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल इतना दिया हुआ। ठीक, देखो ये चीज दी है तो हमें इसके बराबर ही 0 करना है। कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर है चौथे का अथवा समांतर श्रेणी के प्रथम यानी पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी है। यानी पी पदों का योगफल ए है, क्यू पदों का योगफल बी है और आर पदों का योगफल सी है। तो हमें सिद्ध करना है इसके बराबर ये 0 करना है। चलिए समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना प्रश्न नंबर चौथे का अथवा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक, तो नई लाइन से। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है पी पदों का योगफल ए है, तो एक सूत्र होता है एस एन बराबर। देखिए जरा ध्यान समझना। तो एस एन बराबर एन बटा 2। अब प्यारे बच्चों 2a, ए छोटा बनाते हैं ना, तो हमने यहाँ पे ए माना, बड़ा मान लिया कैपिटल। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ये हमारा एन पदों का योगफल होता है। तो यहाँ पे एन यानी एन की जगह पे देखो ये लिखा हुआ, देखो ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पी पद यानी पी पदों का योगफल कितना है ए है, पी पदों का योगफल ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन की जगह पे हमें पी लिखना है, एन की जगह पे हमें पी लिखना है, जरा ध्यान समझना। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे एस पी बराबर ए, यानी एस पी यानी पी पदों का योगफल कितना ए है। तो यहाँ पे जो पी है तो एन की जगह पे हमें पी लगाना है, एन की जगह पे पी लगाना है खाली बस। तो समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बटा 2, फिर 2a प्लस एन की जगह पे हमें खाली पी लगाना है, तो p माइनस 1 इंटू डी और बराबर ए। और समझिए आगे। अब प्यारे बच्चों ये 2 का अंदर होगा भाग, इस 2 का अंदर भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा p 2a बटा 2 प्लस p माइनस 1 और इंटू डी बटा 2 ऐसे करके और बराबर a। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा और ये p का लग जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बटा 2
और बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए बटा पी लिखेंगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला देखिए पद, कहाँ चला गया पेन। अब ये P लिखा था, अब लिखेंगे यहाँ पर R Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ISQ और बराबर ISQ यानी कि Q पदों का योगफल कितना B है। अब इसी को देख के चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे A रहेगा, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहेगी हमारी। तो यहाँ पे सॉर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे रखेंगे A प्लस P की जगह पे Q लगा देना है, Q माइनस 1, यहाँ पे D बटा 2 बराबर, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे नीचे Q लिखेंगे। तो इसका ये आंसर हो गया हमारा। फिर अगला R है, यहाँ पर क्या R है, तो यहाँ पे लिखेंगे ISR बराबर कितना है, C है, यानी कि R पदों का योगफल C है, ठीक। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही काम करेंगे। तो A प्लस P, अरे भैया N के यानी N का मान चेंज करना, इन दोनों के स्थान चेंज कर देने, स्थान नहीं, इन दोनों के मान बदल देने। तो यहाँ पे R करना है, यहाँ पे R करना है। तो R माइनस 1 और D बटा 2 बराबर, यहाँ पर ये C लिखेंगे, C बटा R लिख देंगे, C बटा R। तो प्यारे बच्चों ये सभी मान मिल गए। और जो हमें सिद्ध करना अब वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना है हमें, A बटा P, फिर यहाँ पे लिखेंगे Q माइनस R प्लस B बटा Q R माइनस P प्लस C बटा R, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम P माइनस Q और बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS A बटा P Q माइनस R प्लस B बटा Q R माइनस P प्लस C बटा R और P माइनस Q, ऐसे करके। अब ये मान लीजिए जो हमने A बटा P का मान निकाला, A बटा P का मान निकाला, देखो कितना है A बटा P का मान ये है, तो A बटा P की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका मान है A प्लस P माइनस 1 और इनटू में रहेगा आपका D बटा 2। और प्यारे बच्चों यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Q माइनस R, इस प्रकार प्लस। अब B बटा Q का मान, देखो B बटा Q का मान ये, तो ये लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A Q माइनस 1 और D बटा 2, फिर बाहर ये लिखेंगे हम R माइनस P, R माइनस P। अब प्लस C बटा R, C बटा R का मान ये है, तो यहाँ पे A प्लस R माइनस 1 और D बटा 2 और बाहर रहेगा हमारा P माइनस Q। अब इसको 0 करना है पूरे को हमें, चलो समझिए ध्यान से। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा A Q माइनस R, ठीक है। ध्यान समझना चीज को भैया, देखो इसका गुणा इसमें क्या इतना आया, अब इसका गुणा इसमें लगाएंगे, करेंगे, अभी गुणा हम लगा रहे हैं। तो देखो P माइनस 1 और Q माइनस R और इनटू में D बटा 2, इसका गुणा हो गया। आगे देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए बीच में। अब समझिए, अब ये प्लस का चिन्ह, अब इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पे A R माइनस P, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q माइनस 1, इसके बाद R माइनस P और D बटा 2। अब प्लस इधर आ जाइए, तो इसका इसमें करेंगे, तो A तो हो जाएगा P माइनस Q, अब प्लस इसका इसमें करेंगे, तो R माइनस 1 और P माइनस Q और D बटा 2, इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे पेज से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो पेज भर गया पूरा हमारा ये। चलिए आगे कलाकारी क्या होती वो देखना। अब यहाँ से लिखेंगे, देखो एक ए वाला ये है और एक ये है और एक इसमें है, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से। भैया एक ये, इन तीनों में से ए कॉमन लेंगे। जब प्यारे बच्चों हम ए कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा Q माइनस R, यहाँ पर प्लस R माइनस P, अब यहाँ पर
P माइनस क्यू, ये चीज़ बचेगी। अब प्लस, अब इन तीनों में से D कॉमन लेंगे, D/2 इसमें से और इसमें से, और इस वाले में D/2 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से हम जब इसमें से D/2 कॉमन लेंगे, D/2 कॉमन लेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा P माइनस 1 और इसके बाद Q माइनस R। इसी प्रकार यहाँ पर जब D/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस Q माइनस 1 और R माइनस P। फिर इसके बाद D/2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा ये R माइनस 1। फिर इसके बाद अगले कोष्टक में लिखेंगे P माइनस Q। इस प्रकार थोड़ा आगे समझिए। अब थोड़ा इसको साइड पे कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए पहले। अब यहाँ से देखो, R से R कटेगा, P से P कटेगा, Q से Q कटेगा, तो प्यारे बच्चों A और इसके अंदर बचेगा 0 और प्लस D/2। अब इन सब का गुणा करना। देखो इसका S में करेंगे तो हो जाएगा PQ, P का R में करेंगे तो माइनस PR हो जाएगा, और माइनस 1 का करेंगे तो माइनस Q प्लस का R बनेगा। अब ये प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा QR, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का PQ हो जाएगा, फिर माइनस का करेंगे तो माइनस का R, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस का P हो जाएगा। प्लस R का P में करेंगे तो RP हो जाएगा, R का P में करेंगे RP, फिर R का Q में करेंगे तो माइनस RQ हो जाएगा, फिर माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का P, फिर माइनस का Q में करेंगे तो प्लस का Q। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो PQ और ये PQ प्लस माइनस कट गया, PR ये माइनस का है और ये PR प्लस का है, Q माइनस का है और ये प्लस का है, R प्लस का है तो R ये माइनस का है, QR प्लस का है, QR ये माइनस का है, अब P प्लस का है और ये P माइनस का। देखो सभी कट गए, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा A, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, A गुणा 0 और प्लस D/2 गुणा 0, तो प्यारे बच्चों 0 ही निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो नई लाइन से लिख देना LHS बराबर RHS। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको स्टार्टिंग से देख लीजिए आप, यहाँ से ठीक, ये इसकी स्टार्टिंग है, यहाँ से करेंगे आप। और कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देख लो, सब समझ में आ जाएगा आपको। इतना करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा भाग ये करना है, ठीक, इतना। और प्यारे बच्चों अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो उसमें खोपड़ियाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, इतना तगड़ा सवाल नहीं आने वाला, बता रहा हूँ मैं, ठीक। ज़्यादा समय ना खराब करिए अपना। मैं ये इसलिए बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चे यानी काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी टीचर लोग होंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक। अगर आप करना चाहो तो कर दो, नहीं तो छोड़ देना, इसको बता रहा हूँ, इसके चक्कर में ना पड़ो। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार के 13 पत्ते होते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान समझना। अब प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो ये लाल, ये नहीं 2 पत्ते ये लाल रंग के होते हैं, यानी पान का पत्ता, जो पान के 13 पत्ते होते हैं ये लाल होते हैं, ईंट के लाल पत्ते होते हैं, चिड़ी के काले पत्ते होते हैं और हुक्म के भी काले पत्ते होते हैं। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, देखो यानी पहले लिखेंगे कुल परिणाम, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम प्यारे बच्चों हमारे पास 52, जो गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो कुल परिणाम 52 हो गया। अब प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे ये कहा, थोड़ा ध्यान समझना। देखो प्रश्न कह रहा है इस गड्डी में से लाल, यानी कि गड्डी में से लाल रंग के ताश यानी रानी और बादशाह को बाहर निकाल दिया जाता है। इन 2 पत्तों को बाहर निकाल दिया जाता है प्यारे बच्चों, इन दोनों पत्तों को बाहर निकाल दिया जाता है। और ये दोनों पत्ते कौन से, लाल रंग के पत्ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। देखो यहां पर 52 माइनस 2 और 2 पत्ते कौन कौन से निकाले गए हैं भैया, 2 पत्ते, एक क्वीन निकाली गई यानी कि एक रानी निकालेगी और एक बादशाह निकालेगी, ये 2 पत्ते निकाल दिए गए। तो 2 यहाँ पे कर दो कम, तो यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे प्यारे बच्चों, कितने बचेंगे 50 बचेंगे ये, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना है 52 है। और इस ताज की गड्डी में से 2 ताज की गड्डी में से एक लाल वाली रानी निकाल दी गई है और एक लाल बादशाह निकाल दिया गया है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा 50 हो गया। अब लाल रंग के पत्ते कितने बचे हैं, लाल रंग के पत्ते,
तो लाल रंग के पत्ते 13 है, 13 में से 2 कम हो गए, 13 माइनस 2, तो प्यारे बच्चों लाल रंग के पत्ते बचे हमारे पास 11। अब प्रश्न नंबर पहला देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, एक लाल राजा की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अरे भैया राजा यानी कि बादशाह है, तो इसमें से बादशाह तो निकाल चुके हैं हम। अब ये बताओ, ये 50 पत्ते बचे हुए हैं और 50 पत्तों में प्यारे बच्चों एक रानी और एक बादशाह निकाल दिया, वो भी लाल निकाल दिया, तो यहाँ बचा ही नहीं, बात जो लाल बादशाह है बचा ही नहीं, असंभव घटना हो गई है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे PE बराबर 0, क्योंकि लाल रंग तो इसमें है ही नहीं। अरे भैया लाल बादशाह इसमें कहाँ है, देखो ये 2 निकाले ना, एक रानी, लाल रंग की एक रानी, लाल रंग की एक रानी और लाल रंग का बादशाह, ये 2 निकाल दिए हमने, तो इसमें लाल बादशाह कहाँ बचा है, ये 50 पत्तों में लाल बादशाह कहाँ है भैया, एक रानी और एक बादशाह निकाल दिया, वो लाल रंग का निकाल दिया, तो लाल बादशाह इसमें है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 2, अब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है लाल रंग का एक कार्ड, लाल रंग का एक कार्ड, तो देखो PE बराबर, अब प्यारे बच्चों लाल रंग के कितने पत्ते बचे हुए हमारे पास, 13 में से 2 निकाल दिए, तो लाल रंग के पत्ते कितने बचे, 11 बचे हैं, तो 11 बटा, और कुल परिणाम कितना 52 है, तो 52 लिख देंगे यहाँ पर हम, 52, ठीक। तो ये इसका आंसर आ जाता है कि नहीं, इसका आंसर हाँ ठीक सही है। अब इसके बाद नंबर 3, नंबर 3 में क्या बताना है, नंबर 3 में कह रहा है ना तो लाल कार्ड हो और ना ही बादशाह है, ना तो लाल कार्ड हो और ना ही बादशाह है, तो देखो समझो, ये लाल कार्ड प्रश्न कह रहा है ना ही लाल कार्ड हो, तो प्यारे बच्चों ये कितने हैं, ये हमारे पास है 13, 13 सब घटा दो ये, तो यहाँ पर यानी कि जो हमारा अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे हमारे टोटल पत्तों की संख्या 52 है और 52 में से 13 पत्ते घटा देने लाल वाले, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर होगा 39, कितना होगा 39 होगा, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे PE बराबर 39/52, तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया भैया, ठीक है। ये तीनों हमारे प्रश्न हल हो गए हैं, पहले का आंसर 0 होगा क्योंकि ये असंभव घटना है, और दूसरे का आंसर होगा 11/52 और तीसरे का 39/52। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप, और देखो आपको ये गड्डी बनाने की जरूरत नहीं, प्रश्न को यहाँ से हल करना है आपको, हमने आपको समझाने के लिए काम किया है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हमारा है 5वें का अथवा, एक थैले में 100 कार्ड है, एक थैले में 100 कार्ड है, ये कुल परिणाम हो जाएगा, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, थैले में से एक कार्ड आदर्श रूप से निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1, 9 से विभाज्य, 9 से भाज्य एक पूर्ण वर्ग संख्या, 9 से भाज्य एक पूर्ण वर्ग संख्या, और 70 से बड़ी अभाज्य संख्या, और 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या। यहाँ पे 3 सवाल हैं, ठीक, चलिए समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम, यहाँ पे 5वें का अथवा प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर ये 5वें का अथवा, ठीक। तो कुल परिणाम, तो प्यारे बच्चों हमारा कुल परिणाम है, कुल परिणाम बराबर 100 हो जाएगा हमारा, कुल परिणाम 100। तो प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पर पहला है 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य और एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो देखिए 1 से लेके 100 तक, प्यारे बच्चों 1 से लेके 100 तक 9 से विभाजित होनी चाहिए और वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर। तो 1 से लेके 9 तक वह संख्याएं लिखनी है जो 9 से विभाजित भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग का अर्थ किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। तो पहली संख्या 36 है और दूसरी संख्या है हमारी 100, 100 नहीं 81, ठीक 81 होगी, 81। तो ये दोनों संख्याएं 9 से विभाजित है और साथ में पूर्ण वर्ग भी है। तो ये अनुकूल परिणाम हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे PE, ये अनुकूल परिणाम 2 और बटा कुल परिणाम हमारे पास 100 है। तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर निकल जाएगा 1/50। ये अब प्रश्न नंबर 2 है इसका।
प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है 70 से बड़ी अभाज्य संख्याएं, 70 से बड़ी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले 70 से बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो यहां पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो 70 से बड़ी अभाज्य संख्या और 100 से छोटी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों पहली होगी हमारी 71, इसके बाद 73, 79, इसके बाद 83 और 83 के बाद होगा हमारा 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 के बाद 91, 92, 93 और इसके बाद ये 97। तो प्यारे बच्चों ये संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है, तो ये नहीं होगी। तो ये हमारी कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 70 से बड़ी अभाज्य संख्या ये है हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता पीई बराबर। तो ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और बटा कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 100, तो ये 100 नीचे रहेगा हमारा। ये इसका आंसर आ गया। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में कह रहा है 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो यहां पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर। तो 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो देखो पहली 2, 3 अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 और ये 23। तो कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी हो गई? 9 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे पीई बराबर 9/100। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो भैया उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। और प्यारे बच्चों लास्ट में छोटी सी विनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।